अपनी तरफ देखते हुए पाया तो आंख के इशारे से सर हिलाकर बोली, खैर है, क्या देख रहे हो? मैं जो नदीदों की तरह आलिहा को देख रहा था चौंक कर बोला, कुछ नहीं, वैसे ही तुम्हें देख रहा था। वो आलिहा चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, वो भी तो पूछ रही हूँ कि क्या देख रहे थे। मैंने कहा, आलिहा तुम पर काला रंग बहुत जचता है, तुम काले सूट में बहुत प्यारी लग रही हो। आलिहा का रंग मेरी बात सुनकर मजीद खिल उठा और अपनी तारीफ सुनकर उसका सफेद चेहरा गुलाबी रंगत इख्तियार कर गया। आलिहा ने अपनी आंखों को बड़े अंदाज से झपकाते हुए कहा, तारीफ करने का शुक्रिया। मैंने कहा, आलिहा पीछे आओ और अपने लिए सूट पसंद कर लो। आलिहा बड़ी अदा से उठी। आलिहा का जिस्म और उसकी बनावट बहुत ही जबरदस्त थी, बिल्कुल एक स्टेचू की तरह लगती थी, जिसे बनाने वाले ने इस तरह बनाया था कि इस पर जो भी सूट डिस्प्ले किया जाए वो जचे। आलिहा भी ऐसी ड्रेस पहनती थी। जितनी वो खामोश तबीयत की थी, फैशन के लिहाज से बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये किसी से बात करना गवारा नहीं करती। आलिहा चलती हुई आखिरी काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई और सामने लगे ड्रेस में देखने लग गई। मैं भी काउंटर के दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया और इसे बताने लगा कि ये डिजाइनिंग बहुत अच्छी है। आलिहा ने चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, यासिर मुझे तो सारे सूट पसंद हैं, मगर तुमने जो मेरे लिए सूट पसंद किया था वो दिखाओ। मैंने हामी भरी और काउंटर के अंदर से वो ड्रेस निकाला जो मैंने इसे इस दिन गिफ्ट करना था। मैंने सूट खोलकर आलिहा को दिखाया तो आलिहा सूट का कलर और डिजाइन देखकर बहुत खुश हुई और इसे अपने साथ लगाकर शीशे में अपना जायजा लेने लग गई और मुझसे पूछने लगी कि कैसा लग रहा है। मैंने कहा, यार इस तरह मैं कैसे बता सकता हूँ, तुम ट्राई रूम में जाकर पहन कर देख लो। आलिहा ने ट्राई रूम के दरवाजे की तरफ देखा और हामी भरती हुई दरवाजे की तरफ चली गई। आलिहा ने ट्राई रूम का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। मैं बाहर खड़ा ट्राई रूम की तरफ देखने लग गया। अचानक मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी तो गौर करने पर पता लगा कि आलिहा ने दरवाजा लॉक नहीं किया, बल्कि वैसे ही बंद किया था, जो हल्का सा फिर खिल गया था। ट्राई रूम का दरवाजा खुला देखकर मेरे दिमाग में इसका ख्याल आने लगा। आलिहा अंदर कपड़े बदल रही थी और यह ख्याल आते ही दरवाजा खुला देखते ही मेरे कदम खुद ब खुद ट्राई रूम की तरफ बढ़ने लगे। मैं बगैर कुछ सोचे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैं दबे पांव चलता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचा और थोड़ा सा दरवाजा खुला होने से जो दरार थी, मैंने आगे होकर दरार के करीब अपना चेहरा किया और अंदर देखने की कोशिश की। मगर जितना दरवाजा खुला हुआ था, इसमें से मुझे सामने सिर्फ दीवार ही नजर आ रही थी, क्योंकि आलिहा दरवाजे की ओट में खड़ी कपड़े बदल रही थी। और ट्राई रूम की दूसरी दीवार पर जो आईना लगा हुआ था वो भी नजर नहीं आ रहा था, वरना मैं मिरर में अंदर का सारा नजारा देख सकता था। मैंने कुछ देर कोशिश की मगर नाकाम रहा और फिर ये सोचकर वापस अपनी जगह पर आ गया कि अगर अचानक आलिहा ने दरवाजा खोला तो सामने मुझे पाकर क्या सोचेगी। और मेरी किस्मत अच्छी कि जैसे ही मैं अपनी जगह पर आकर खड़ा हुआ तो इसी वक्त आलिहा कपड़े बदल कर बाहर निकल आई। आलिहा जैसे ही बाहर आई तो मैं इसे देखता ही रह गया। डार्क ग्रीन सिल्क की सादा शॉर्ट शर्ट जो आलिहा के जिस्म के साथ चिपकी हुई थी, आलिहा बिल्कुल मॉडल लग रही थी। आलिहा मुस्कुरा कर बोली, कैसी लग रही हूँ? मैं काउंटर के पीछे से निकलकर आलिहा के करीब आकर खड़ा हो गया और मेरे हाथ कैसे उठे मुझे नहीं मालूम। मेरे हाथों ने आलिहा के दोनों बाजुओं को कंधों के करीब से थामा और मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, वाओ। आलिहा मेरी नजरों की ताब न लाते हुए सर झुकाकर मेरे सामने खड़ी थी। हम काउंटर के अंदर की तरफ खड़े थे, यहाँ से हमें बाहर से कोई भी नहीं देख सकता था। दुकान में तो वैसे भी हल्का सा अंधेरा था जो बाहर से ज्यादा लग रहा था, और जिस जगह हम खड़े थे वहां से हमें बाहर ग्लास डोर पर किए हिंगुर्स के डिस्प्ले ने छुपा लिया था। अब कोई ग्लास डोर से आंख लगाकर भी अंदर देखने की कोशिश करता तो इसे बुटीक खाली नजर आता। हमें अंदर अंधेरा महसूस नहीं हो रहा था। एक तो पीछे छोटा बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी काफी मध्यम थी, दूसरा हमें अंदर आए काफी देर हो गई थी, इसलिए हमारी आंखें अब हर चीज को देख सकती थी। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने बाहर के ग्लास डोर को खींच कर खोलने की कोशिश की है। मैंने पहले अपना वहम समझा, मगर दूसरी दफा जब आवाज क्लियर आई तो मैं बिजली की तेजी से ऊपर उठा और खड़े होते ही बाहर की तरफ देखा। और जैसे ही मेरी नजर शीशे के दूसरी तरफ खड़ी नकाब पोश पर पड़ी तो मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया और मेरा सर चकरा सा गया। मैंने जैसे ही बाहर शीशे की तरफ देखा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे अटक गया। बाहर कोई और नहीं बल्कि सूफी खड़ी अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। ये तो शुक्र था कि एक लाइट जलने की वजह से बाहर से अंदर देखा नहीं जा सकता था, और हम जिस तरफ थे वहाँ एक तो काउंटर की आड़ थी और दूसरा बाहर के ग्लास डोर पर कपड़ों के डिस्प्ले की आड़ थी, वरना आज तो मैं पकड़ा गया था। मुझे यूं परेशान देखकर आलिहा भी डर गई और मेरी टांग जो खींचते हुए बोली, कौन है बाहर यासिर? और तुम ऐसे डर क्यों रहे हो? मैं होंठों पर उंगली रखते हुए शह करते हुए इसे खामोश रहने का कहा, मगर उसकी जुबान कब बंद होने वाली थी। वो बार बार पूछे जा रही थी कि बताओ कौन है बाहर। आखिर तंग आकर मैंने गुस्से से धीमी आवाज में इसे घूरते हुए कहा, 2 मिनट तुम्हारी जुबान बंद नहीं हो सकती। यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और तुम्हें इस वक्त सवाल जवाब की पड़ी हुई है। सब्र कर लो, बताता हूँ। मैं कुछ देर के लिए दोबारा नीचे बैठ गया और इस दौरान आलिहा को कपड़े दुरुस्त करने का कहा और अपने भी कपड़े दुरुस्त करने लग गया।
कुछ देर बाद में आहिस्ता से ऊपर की जानिब उठा और काउंटर से सर बाहर निकाल कर दरवाजे की जानिब देखा तो बाहर किसी को ना पाकर फिर नीचे बैठकर कुछ सोचने लग पड़ा। आलिया ने डरते हुए फिर इशारे से पूछा कि कौन है। मैंने फिर इसे खामोश रहने का कहा और अपने माथे पर जोर जोर से हाथ मारते हुए यहाँ से निकलने का सोचने लग पड़ा। कुछ देर बाद में फिर ऊपर को हुआ और बाहर की तसल्ली करके काउंटर की आड़ में चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और शीशे के साथ नख लगाकर बाहर की तरफ देखने लग गया। मैंने दोनों अतराफ नजरें घुमाकर अच्छी तरह तसल्ली की, मुझे सूफी कहीं नजर नहीं आई। मैंने मजीद कुछ देर इंतजार किया और फिर दिल पर हाथ रखकर अपने अंदर हौसला पैदा करके दरवाजे को खोला और सर बाहर निकाल कर फिर दोनों अतराफ देखकर तसल्ली करने लग गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक सूफी या तो वापस घर चली गई थी या फिर नीचे बेसमेंट में पार्लर पर चली गई थी। मैंने बोझल कदमों के साथ बाहर कदम रखा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेसमेंट की सीढ़ियों के पास पहुंचा और जब मेरी नजर नीचे पार्लर पर गई तो मेरी टांगों से जान निकलती गई, क्योंकि पार्लर खुला हुआ था और सूफी पार्लर के अंदर होगी। मैं फुर्ती से भागता हुआ वापस दुकान पर आया तो आलिया को दरवाजे के पास ही खड़े पाया। मैंने इसे जल्दी से बाहर आने को कहा। आलिया शायद पहले भी बाहर आने के लिए तैयार खड़ी थी। मेरा इशारा पाते ही वो तेजी से बाहर आई और बाहर आते ही मैंने दरवाजा लॉक किया और आलिया को सामने गली में जाने का कहा। आलिया हैरानगी से मेरी तरफ देखने लग गई। इसे अपनी तरफ यूं देखते हुए पाकर मैंने इसे फिर कहा, यार उधर खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ इस तरफ, मैं बाइक लेकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। आलिया खा जाने वाली नजरों से मुझे देखते हुए पीर पटकती हुई गिल्ली की जानिब चल दी। आलिया के जाते ही मैंने बाइक निकाली और बाइक को बगैर स्टार्ट किए पैरों के बिल चलता हुआ आलिया के पीछे जाने लग गया। मुझे ये डर था कि अगर सूफी ने बाइक स्टार्ट होने की आवाज सुन ली तो वो यकीनन बाहर जरूर आएगी, इसलिए मैंने एहतियात बरतते हुए बाइक को इसी तरह आगे ले गया। कुछ दूर जाकर मैंने बाइक स्टार्ट की और पिल झपकते आलिया के सर पर जा पहुंचा। आलिया को पीछे बैठने का कहा तो आलिया मुन ही मुन में कुछ बड़बड़ाती हुई मेरे पीछे बैठ गई। मैंने बाइक आगे बढ़ाई और एक लंबा सांस खींचकर आसमान की तरफ मुन करके शुक्र अदा किया कि आज मरते मरते बचा। आलिया पीछे बैठी शायद मेरी हरकत को नोट कर रही थी। कुछ आगे जाकर आलिया गुस्से से बोली, यासिर अब तो मैं पूछ रही हूँ कि बाहर कौन था जिसे देखकर जनाब की जान हल्क तक आ गई थी। आलिया की बात सुनकर मुझे कुछ और तो ना सूझा। मैं झट से कहा, यार वो बाहर दुकान की मालिकन थी, अगर वो तुम्हें देख लेती तो इसने मुझे सुबह ही दुकान खाली करने का कह देना था। वो आलिया बोली, मगर इसे क्या जरूरत थी यूं बंद दुकान का दरवाजा खींचने की। मैंने फिर बात बनाते हुए कहा, यार असल में जुमा को मैं छठी करता हूँ तो इसने दुकान का शटर खुला देखकर समझा होगा कि कहीं मैं शटर बंद करना तो भूल नहीं गया और वो तसल्ली के लिए चेक कर रही होगी। आलिया ऐसी जान कैसे छोड़ने वाली थी। मेरी बात सुनकर बोली, मगर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी बाइक तो बाहर खड़ी थी। बाइक देखकर तो इसे इल्म हो जाना चाहिए था कि तुम दुकान के अंदर हो, और उसके बावजूद वो जोर जोर से दरवाजा खींच रही थी। बाइक का सुनकर मेरी तो फिर फटने वाली हो गई, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से सूफी से बचकर निकल आया था। मगर आलिया की बात ने मुझे फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि सूफी ने मेरी बाइक तो लाजमी देख ली होगी। मैं तो अब इससे ये भी झूठ नहीं बोल सकता कि मैं तो दुकान पर ही नहीं गया। मुझे खामोश देखकर आलिया ने मेरी कमर में कोहनी मारते हुए पूछा, हेलो कहाँ गुम हो गई हो? मैंने क्या पूछा है? मैं झुंझला कर बोला, यार तुम तो बाल कहकर खाल उतारने लग गई हो। अब मुझे क्या पता वो क्यों दरवाजा खींच रही थी। अब ये तो इससे मिलकर ही पूछूंगा कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। आलिया मेरी बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गई। कुछ ही देर में हम गांव पहुंच गए। इस दौरान मैंने अगला लाया अमल तय कर लिया कि वापस जाकर सूफी को क्या बहाना लगाना है। मैंने आलिया को दरवाजे के बाहर ही उतारा और इसे 2 मिनट में वापस आने का कहकर मैं दोबारा शहर की जानिब चल दिया। वापसी पर मैं बाइक काफी तेज चलाता हुआ नहर के पिल पर पहुंचा और वहां खड़े होकर मैंने वहां लगे पानी के नलके से मुंह हाथ धोया और बालों में गीला हाथ फेर कर जल्दी से वहां से निकला और 5 मिनट में दुकान के बाहर खड़ा था। मैंने बाइक इसी जगह खड़ी करके लॉक की और सीढ़ियों के पास जाकर नीचे देखा तो मुझे पार्लर खुला हुआ नजर आया। मैं वहीं खड़े होकर 4-5 दफा लंबे लंबे सांस खींचकर खुद को रिलैक्स किया और फिर उंगलियों से बाल बनाता हुआ नीचे उतरता हुआ पार्लर के बाहर पहुंचकर मैंने मजीद अपने आप को रिलैक्स किया और दरवाजा नॉक किया। कुछ ही देर बाद पार्लर का दरवाजा सरका और एक गंदुमी मगर पुरकशिश मासूम सा चेहरा जलवागिर हुआ और हैरत से मुझे देखते हुए इशारे से पूछने लग गई, कौन? मैंने इशारे से कहा, दरवाजा खोलो। इसने मुझे गौर से देखा और फिर कुछ सोचते हुए थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अपना सर बाहर निकालकर बड़ी खुशी से बोली, जी फरमाएं, किससे मिलना है? इसके अंदाज पर मुझे हंसी भी आई और उसके सवाल पर हैरत भी हुई। इसकी बात सुनकर मैंने घबरा कर शटर के ऊपर लगे बोर्ड पर पार्लर का नाम देखा कि मैंने कहीं साथ वाले पार्लर का दरवाजा तो नहीं बजा दिया। मगर नाम देखकर मुझे तसल्ली हुई कि पार्लर तो मेरी जानों का ही है, मगर ये नमूना लगता नया है जो शायद मुझे जानती नहीं है। मुझे यूं खामोश देखकर वो बोली, हेलो भाई, किससे मिलना है? मैं इसकी तरफ देखते हुए कहा, आप कौन हैं? वो हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोली, आपको इससे क्या लेना देना? आप ये बताएं कि आपको किससे मिलना है?
इससे पहले कि मैं इसे मजीद कुछ कहता, इसके पीछे से सूफी का चेहरा नमूदार हुआ और जैसे ही इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो सूफी ने इस लड़की को अंदर जाने का कहा और इसे पीछे करते हुए आगे हुई और थोड़ा गुस्से से बोली, मिल गया टाइम जनाब को। कहाँ गायब थे जनाब दुकान खिली छोड़कर? मैंने कहा, वाजी वाह, पहले किसी और से मेरी बेइज्जती करवा दी और अब खुद शुरू हो गई हो, कोई इस गरीब की भी सुनेगा कि नहीं। मैंने साथ ही अपना चेहरा मस्कीन सा बना लिया। सूफी मेरी बात सुनकर चौंकी और मेरी तरफ हैरत से देखते हुए बोली, क्या मतलब, किसने तुम्हारी बेइज्जती की? मैं मस्कीन सा मुंह बनाते हुए कहा, ये जो अभी नमूना गया है। मेरे मुंह से नमूना सुनकर सूफी हंस पड़ी और हंसते हुए बोली, शर्म करो, वो लड़की है जिसे तुम नमूना कह रहे हो। वैसे बताओगे कि इसने तुम्हारी क्या बेइज्जती की है? मैंने कहा, वो मुझसे ऐसे सवाल जवाब कर रही थी जैसे मैं इधर लड़कियां देखने आया हूँ। सूफी मेरी बात सुनकर फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। सूफी बोली, अच्छा तो जनाब की इस बात से बेइज्जती हो गई कि इसने ये पूछ लिया कि आप कौन हैं? मैंने इस बात में सर हिलाने पर ही इत्तेफाक किया। सूफी बोली, इस बेचारी को क्या पता कि तुम कौन? मैंने कहा, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। सूफी बोली, अंदर कस्टमर बैठे हैं, ये उनके साथ आई है। मैंने हामी भरी। सूफी ने साथ ही अगला मरहला तफ्तीश का शुरू कर दिया। यासिर, तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ गए थे? मैं दुकान पर भी गई थी मगर दरवाजा लॉक था और तुम्हारी बाइक बाहर खड़ी थी। मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, यार मैं बाइक दुकान के बाहर खड़ी करके जुमा पढ़ने चला गया था, सोचा कि वापस आकर तुम्हारे घर चला जाऊंगा, मगर जब मैंने नीचे देखा तो पार्लर खुला देखकर नीचे चला आया। अब मुझे अंदर आने की भी इजाजत दोगी कि यूं बाहर ही खड़ा रखना है? सूफी मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, तुम्हें बताया तो है कि अंदर कस्टमर हैं, बस 10-15 मिनट का काम है, तुम इतनी देर दुकान पर बैठो, मैं उनको फ्री करके आती हूँ, फिर घर चलते हैं। मैंने हामी भरी और ये कहते हुए वापस सीढ़ियों की जानिब चल पड़ा कि मैं दुकान पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सूफी ने मुस्कुराते हुए पर्दा आगे किया और मैं शुक्र करता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आ गया और दुकान के दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर जाकर चेयर पर बैठकर सूफी का इंतजार करने लग गया और साथ में आलिहा के साथ गुजारे हुए वक्त को याद करने लग गया। इसी दौरान न जाने कब मेरे अंदर हलचल शुरू हो गई। आलिहा को याद करके मजे में डूबा हुआ था। इसी दौरान वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ और न ही मुझे अपनी हालत का एहसास था कि मैं किस अंदाज में बैठा हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैं तब अपने ख्यालों से बाहर आया जब मेरे कानों में दरवाजा खिलने और किसी के अंदर आने की आवाज पड़ी। आवाज सुनते ही सबसे पहले मैंने आंखें खोली तो सामने सूफी को खड़े पाया। मैं झट से अपना हाथ अपने हथियार से हटाया और जल्दी से सीधा होकर बैठते हुए बोला, तुम आ गई? सूफी मेरा अंदाज देखकर थोड़ा हैरान होते हुए बोली, क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा? मैं खुद को संभालते हुए खड़ा होते हुए बोला, नहीं जनाब, मेरा मतलब था कि आने में इतनी देर लगा दी, मैं तो बैठा बैठा सो गया था। सूफी शौकी से बोली, हाँ जी, मेहमानों की खिदमत करते करते थकावट जो हो गई होगी। मैंने सूफी का इशारा और उसका तंजिया अंदाज समझते हुए कहा, नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। सूफी बोली, ऐसी ही तो बात है, जब से जनाब की कजिन आई है तब से जनाब के पास टाइम ही नहीं कि 2 घड़ी मेरे पास भी बैठ जाए। मैं शौकी से काउंटर से बाहर निकला और सूफी को जप्पी डालने के अंदाज में आगे बढ़ा। सूफी मेरा इरादा भांपते हुए फुर्ती से दरवाजे की जानिब होते हुए बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोली, पागल, बाहर देखो। ओ, मैंने बाहर देखा तो कुछ औरतें गुजर रही थीं। मैंने जल्दी से बाजू नीचे किए और शरीफ बच्चा बनकर सूफी के पीछे चल पड़ा। बाहर आकर मैंने दिया बंद किया और बाइक निकाल कर स्टार्ट की और सूफी को पीछे बिठाकर उसके घर की जानिब चल दिया। कुछ देर में हम सूफी के घर के बाहर खड़े थे। सूफी ने बैल दी। कुछ देर बाद माही ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर माही मुस्कुरा कर बोली, शुक्र है भाई को भी टाइम मिल गया। मैं मुस्कुराता हुआ बाइक से उतरा और बाइक को लॉक करके अंदर चला गया। अंदर जाकर आंटी को सलाम किया और उनकी तबीयत के बारे में पूछने लग गया। इतनी देर में माही चाय बना लाई। चाय के दौरान सबकी गुफ्तगू होती रही। कुछ देर मजीद हम सब बैठे बातें करते रहे और जब मैंने देखा कि शाम ढलने वाली हो गई है, मैंने आंटी लोगों से इजाजत मांगी और सबसे सलाम दुआ के बाद वहां से निकल पड़ा। सूफी दरवाजे तक मुझे छोड़ने आई और जब मैं बाइक पर बैठा तो सूफी ने तंज का निश्तर मेरी तरफ फेंकते हुए कहा, अगर जनाब की सुबह जल्दी आँख खिल जाए तो मैं इंतजार करूँ यहाँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नौकर जनाब दी, हुक्म करो किस टाइम आऊँ? सूफी मेरा अंदाज देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जाओ और सुबह जल्दी आ जाना। ओ, मैंने कहा, जो हुक्म मेरे आका। और वहां से निकलकर गांव की जानिब बाइक भगा दी। घर पहुंचते हल्का सा अंधेरा हो गया था। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो हसब मामूल सब सहमे बैठे गप्पे लगा रहे थे, सिवाय आलिहा और नाजी के शायद दोनों कमरे में थी। मैंने सबको सलाम किया और बाइक बरामदे में खड़ी करके इन सब के पास जाकर बैठ गया। मेरे बैठते ही सलमान मुझ पर बरस पड़ा, यार हमने कल चले जाना है और आपके पास टाइम ही नहीं है। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था कि बाहर घूमने चलते हैं। कल जाने का सुनकर मैं हैरान होते हुए बोला, क्यों जनाब, कल क्यों जाना है? अभी कुछ दिन मजीद रहो, अभी जाने की जल्दी क्या पड़ गई? मेरी बात सुनकर अबीरा मेरा साथ देते हुए बोली, भाई मेरा तो खुद अभी जाने को दिल नहीं कर रहा, अम्मी और इपो को जाने की पड़ी है। मैंने आंटी की तरफ चेहरा करते हुए कहा,
क्या आंटी आपको इतनी जल्दी क्यों लग गई जाने की? कहीं अंकल से उदास तो नहीं हो गए? अगर ऐसी बात है तो अंकल को मैं ले आता हूँ। मेरी बात सुनकर सब खिल खुलाकर हंस पड़े, जबकि आंटी शर्मिंदा सी हो गईं, जबकि अम्मी मुझे गुस्से से बोलने लग गईं कि शर्म तो नहीं आती ऐसी बात करते हुए? शहर जाकर ज्यादा ही बेशर्म और मुनफट हो गए हो। आंटी ने बीच में आकर मेरी जान बचवाई के क्या हुआ इपा है, इसने क्या कह दिया? अब तो खामखा बेचारे के पीछे पड़ गई हैं। फिर आंटी बोले, यासिर पत्थर तुम्हें अपने अंकल का नहीं पता, वो उसूल के और टाइम टेबल के बड़े पक्के हैं। उन्होंने हमें हफ्ता को वापस आने का कहा था, और हफ्ता का मतलब हफ्ता ही है। अगर हम कल ना वापस गए तो उन्होंने हमें दोबारा इधर कभी भी नहीं आने देना। मैं नहीं चाहती कि ऐसी ही तुम्हारे अंकल इस बात को ले कोई मसला पैदा कर दें। ये मैंने हामी भरी और कहा, जो आपको बेहतर लगे वो करें। सलमान और अबीरा जो आई की बात सुनकर मुंह लटका कर बैठे थे, उनके साथ बातें करने लग गया। कुछ देर बाद सलमान और अबीरा कहने लगे कि बाहर चलते हैं। मैंने कहा, आलिहा को भी बुला लाओ, सब एक साथ चलते हैं। सलमान कानों को हाथ लगाते हुए बोला, ना भाई ना, ये कठिन काम अभी सर अंजाम दे सकते हो। उनका पहले ही मौत खराब है, और ऐसी पोजीशन में मैं तो कभी भी उनको ऐसी फरमाइश नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ उनको घर ही रहने दो, ऐसे में हमारी एंजॉय मिनट भी खराब होगी। मैंने कहा, नहीं यार, ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारी बड़ी बहन है, वो ऊपर से गुस्सा वाली दुखती है, मगर दिल की बहुत अच्छी है। सलमान बोला, तो जाएं, उनको खुद कह दे, लग जाएगा पत्ता आपको भी। मैंने कहा, यार ऐसे न कहो, तुम पहले भी मुझसे शर्त हार चुके हो। सलमान बोला, मैं कौन सा अब शर्त लगा रहा हूँ, जाएं बिला लाएं उनको। मैंने ओके कहा और कमरे की जानिब चल पड़ा जहाँ आलिहा और नाजी थीं। कमरे में दाखिल हुआ तो दोनों बातों में मसरूफ थीं। मुझे देखकर दोनों खामोश हो गईं, जबकि नाजी जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर लेने लग गई, जबकि आलिहा ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो मुझे जानती ही नहीं। मैंने सलाम किया और दोनों के पास जाकर खड़ा हो गया। आलिहा का मॉड ऑफ देखकर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बात कैसे शुरू करूं। मुझे कुछ और तो ना सूझा। मैंने नाजी को पानी लाने का कहा और आलिहा के सामने दूसरी चारपाई पर बैठ गया। नाजी जल्दी से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाहर जाते ही आलिहा भी चारपाई से टांगे नीचे लटका कर उठने लगी। मैं इसका इरादा भांपते हुए जल्दी से आगे हुआ और उस पर हाथ रखकर दबाते हुए बोला, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे बात करने आया हूँ। ये आलिहा ने मेरी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा और मेरे हाथ को कलाई से पकड़कर एक तरफ झटकुते हुए खड़ी होने लगी, तो मैं भी जल्दी से खड़ा हो गया। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े थे। मैंने एक नजर बाहर के दरवाजे पर डाली और आलिहा को कंधों से पकड़कर नीचे चारपाई पर बिठाते हुए जोर लगाते हुए बोला, आलिहा प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लो। आलिहा ने फिर मेरे बाजुओं को अपने कंधों से झटकने की कोशिश की, मगर इस दफा मैंने इसके कंधों को मजबूती से पकड़ा हुआ था, इसलिए इसे अपने कंधे आजाद करवाने में नाकामी का सामना करना पड़ा। मैंने फिर कहा, देखो आलिहा प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लो, ये ना हो कि नाजी आ जाए। ये आलिहा मुझे घूरते हुए नीचे चारपाई पर बैठते हुए बोली, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, समझे? मैं इसके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए नॉर्मल अंदाज से बोला, ओके चलो, उधर मेरी बात नहीं सुनी तो मेरे साथ बाहर चलो, सब बाहर घूमने जा रहे हैं, इस तरह तुम रिलैक्स भी हो जाओगी और मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका भी मिल जाएगा। आलिहा कुछ बोलने ही लगी थी कि नाजी पानी का गिलास लिए अंदर दाखिल हुई, तो आलिहा कुछ बोलते बोलते चुप हो गई। नाजी ने पानी मुझे पकड़ाया और गिलास खाली होने के इंतजार में खड़ी हो गई। मैंने जल्दी से पानी पिया और गिलास नाजी को पकड़ाया और इसे कहा, बाहर जाकर देखो सब तैयार हैं बाहर जाने के लिए, मैं इतनी देर तुम्हारी इस सिकरेल कजिन को मिला लूं। नाजी आलिहा की तरफ देखकर मुस्कुराई और मेरे हाथ से गिलास पकड़कर बाहर निकल गई। आलिहा फिर उठने लगी तो मैंने दोनों हाथ इस पर रख दिए और बोला, आलिहा प्लीज मुझे कुछ कहने का मौका तो दो, इसी तरह नाराजगी में तुमने सुबह वापस चले जाना है और मैंने पीछे से पछताते रहना कि तुमने मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। आलिहा ने मेरी तरफ देखा और उंगली से इशारा करते हुए बोली, पहले तो अपने हाथ हटाओ यहाँ से, क्यों